Hello everyone. Again, we are going to study important topic agroforestry. So welcome back on my Arvind Nars Geography YouTube channel. Basically, friends, we are running short of time, so I have planned to cover up these topics frequently. So we'll start now without wasting the time. See, agroforestry. Agroforestry it is a part of social forestry. ये social forestry का एक part है and represents intermediate stage between agriculture and फॉरेस्ट्री। सबसे खास क्या है, जैसा कि वर्ड बोला है एग्रो एंड फॉरेस्ट्री, यानी इसमें एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री दोनों इन्वॉल्व है। यानी यहाँ पे उस पर्टिकुलर एरिया में जहाँ एग्रो फॉरेस्ट्री की जा रही है वहां पे उस पर्टिकुलर जमीन पे खेती भी होगा और वहां लोग ट्री को भी लगाएंगे। यही इंपॉर्टेंट है, ट्रीज का प्लांटेशन और इसमें खेती भी होगा। खास बात क्या है कि इसमें एनुअल रियरिंग भी होता है। 3 एक्टिविटीज इन्वॉल्व होंगी। ये देखिए आप, इट इज कंबाइंड प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल क्रॉप, यानी वहां खेती होगा, फॉरेस्ट क्रॉप, ट्री भी लगाए जाएंगे, एग्रीकल्चरल क्रॉप, फॉरेस्ट क्रॉप एंड एनिमल रेयरिंग, और वहां जानवर भी पाले जाएंगे। तो सबसे एफिशिएंट सिस्टम हो गया, क्योंकि आप लैंड का प्रॉपर एफिशिएंटली यूटिलाइजेशन करेंगे। आप उस जमीन पे पेड़ भी उगा रहे हैं, खेती भी कर रहे हैं और एनिमल रेयरिंग भी कर रहे हैं, जो आपके लिए भी बेनिफिट है, मतलब किसान के लिए भी फायदेमंद है। उसको ज्यादा इनकम, सोर्स ऑफ इनकम होगा, और वहाँ जो सॉइल है उसके लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि उससे जो उसकी रिकवरी है मोनोक्रॉप्स की वजह से और ट्रीज की वजह से, तो उसमें उसका इकोलॉजिकल बैलेंस भी होता रहेगा। उससे जो काउडंग वगैरह या ऑर्गेनिक जो ट्री से लीफ वगैरह गिरेंगे वो मैन्योर का रिसाइकलिंग भी करते रहेंगे, तो सॉइल भी मेंटेन, खुश किसान भी खुश। आगे देखते हैं। इट इन्वॉल्व्स सोशियो कल्चरल प्रैक्टिस ऑफ लोकल पीपल, यानी इसमें जहां पे ये एग्रो फॉरेस्ट्री प्रैक्टिस की जा रही है वहां पे सामाजिक, मतलब सारे लोग इन्वॉल्व होंगे। उस गांव के लोकल लोग जो है ना वो सब उसमें इन्वॉल्व होंगे और इसका फायदा उठाएंगे। अब देखें ऑब्जेक्टिव ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है। फर्स्ट, इट रिड्यूसेस द प्रेशर ऑन द नेचुरल फॉरेस्ट, यानी हम नेचुरल फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट होते हैं लकड़ियों के लिए, फ्रूट्स के लिए, ठीक ना। तो आप मान लो अगर उसको ज्यादा लकड़ी चाहिए, टिम्बर चाहिए, तो मैं जाऊंगा फॉरेस्ट में लकड़ी काट के लेके आऊंगा, तो फॉरेस्ट कवर कम होगा। लेकिन अगर मेरे बगल में ही हमने एग्रो फॉरेस्ट्री किया हुआ है, तो जो हमारा स्मॉल छोटा सा रिक्वायरमेंट है ना फॉरेस्ट से संबंधित, जैसे लकड़ी हो गया, फल हो गया, हम इसी पे जाके यहीं से अपना प्रोडक्ट ले लेंगे। हमारा जो डिपेंडेंसी है मेन फॉरेस्ट पे वो क्या होगा, कम होगा, वो हमारा फॉरेस्ट बच रहा है। सेकेंड पॉइंट, स्टॉप सॉइल इरोजन, वेरी इंपॉर्टेंट, यानी हमारा सॉइल इरोजन भी बचेगा, क्योंकि प्लांट्स तो जाने ही जाते हैं सॉइल इरोजन रोकने के लिए। एंड मेंटेन्स नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, और सॉइल नेचुरली फर्टाइल कैसे होगा, जो प्लांट्स का जो बॉडी पार्ट है, जैसे लीफ हो गया, स्टेम हो गया, ये गिरेगा तो सड़ेगा तो ह्यूमस जा रहा है प्लांट के अंदर, ठीक ना, ये भी हो गया। इट मेंटेन्स इकोलॉजिकल बैलेंस along with the proper utilization of farm resources, मीन्स इकोलॉजिकल बैलेंस वहां का मेंटेन हो रहा है, सॉइल का इकोलॉजिकल बैलेंस। जो क्रॉप आपने लगाया, जो क्रॉप्स ने न्यूट्रिएंट ड्रेन किए, प्लांट्स ने उसको फिर क्या किया, रिफिल कर दिया ना रिफिल। और वहां जो फार्म रिसोर्सेज का मतलब कि प्रैक्टिसिंग रियरिंग ऑफ कैटल्स, हमने बोला था स्टार्टिंग में ही, हमने देखा था कि यहाँ एनिमल रियरिंग भी हो रहा है। एनिमल रियरिंग का मतलब किसान वहां जानवरों को भी पालेगा, ठीक है, तो डबल बेनिफिट होगा उसको। होगा यहाँ पे क्या, प्रॉपर यूज ऑफ फार्म रिसोर्स, यानी जो फार्म रिसोर्स है ना उसका अच्छे से इस्तेमाल भी होगा। इसके लिए ये किसका ऑब्जेक्टिव है, एग्रो फॉरेस्ट्री का, कि इकोलॉजिकल बैलेंस भी मेंटेन करना, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, और प्रॉपर यूज ऑफ फार्म रिसोर्स का अच्छे से इस्तेमाल करना किसका ऑब्जेक्टिव है, एग्रो फॉरेस्ट्री। और लास्ट, यूज नेचुरल रिसोर्सेज इफिशिएंटली, वहां जो भी नेचुरल रिसोर्स है ना, चाहे वो सॉइल हो गया उसको आप एफिशिएंटली यूज करोगे, प्लांट हो गया उसको आप एफिशिएंटली यूज करोगे, एनिमल्स हैं, प्लस जो भी वहां किसी भी पर्टिकुलर क्षेत्र में अगर एग्रो फॉरेस्ट्री की जा रही है तो टारगेट है कि वहां का जो नेचुरल, मतलब कि जो नेचुरल रिसोर्स है ना उसको अच्छे से इस्तेमाल किया जाए, वहां का लैंड का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, प्लांट्स का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो, एनिमल्स को भी हम प्रॉपर यूटिलाइज कर सकते हैं अपने नीड के हिसाब से, उनका मिल्चिंग करके, अलग अलग प्रकार के एनिमल्स का रेयरिंग करके उनके प्रोडक्ट्स बेच के किसान को यहाँ पे बेनिफिट हो सकता है। तो ओवरऑल ये एग्रो फॉरेस्ट्री जिस क्षेत्र में होगा वहां के लोगों का ज्यादा प्रोडक्टिव, वो लोग ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे, ज्यादा पैसा अर्न करेंगे, और ये इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत क्या होगा, फायदेमंद होगा, अलॉन्ग विद द सॉइल।
we are covering natural vegetation, one of the important chapter. We have covered its various forests, and now we are again on the important trees. Okay, I have taken few of the trees like deodar, sal, teak, palas, neem, ebony, bear, sandalwood, rosewood. So these are the basic questions, basic trees from which 1 mark question is asked. What is the economical use or importance of the following trees? Okay, for that 1 mark we have covered this one single video. It will hardly take 7 to 8 minutes. Okay, so please wait and see. First, देवदार मीन्स जो देवदार का ट्री है उसका इस्तेमाल क्या है, देख लो खास क्या है. इट इज मीडियम वेट ड्यूरेबल वुड. ये बहुत ज्यादा भारी नहीं होता है सॉल की तरह. सॉल ज्यादा वेट होता है, ज्यादा वजन लकड़ी होता है, ज्यादा मजबूत भी है उससे. तो कंस्ट्रक्शन, इट इज यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे स्लीपर. ये बार बार क्वेश्चन पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ऑप्शन भी दे सकता है या किसी फॉर्म में पूछ लेगा कि रेलवे स्लीपर में इस्तेमाल करने में जिस हम लकड़ी का यूज करते हैं उस ट्री का क्या नाम है. जिस ट्री की लकड़ी का यूज करते हैं उसका नाम हो गया आपका देवदार. ओके, रेलवे स्लीपर डन. नाउ सॉल्व, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे मजबूत, वेरी हार्ड, टफ, मेकिंग बीम्स, बीम बनाने में इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, घरों में. प्लैंकिंग रेलवे ऑफ ब्रिज, यानी जो ब्रिज वगैरह होते हैं ना उसके किनारे जो इसमें जो किनारे में जो वगैरह होता है उसमें भी बनाते हैं. रेलवे का जो नीचे जो होता है ना जिसपे पहले रेल बिछाते थे लोहे, पहले अब तो सीमेंट का आ गया, पहले लोहा लकड़ी के ऊपर होता था ना उसमें इसी लकड़ी का यूज करते थे. विंडोज एंड रेलवे स्लीपर्स, रेलवे में जो स्लीपर जिसपे बैठते हैं ना उसमें भी इसको बनाने में इस्तेमाल होता है. तो देखो यहाँ रेलवे स्लीपर में इसका भी यूज करते हैं, रेलवे स्लीपर में इसका भी. ये थोड़ा कम मजबूत, हल्का होता है, ये भारी और ज्यादा मजबूत होता है. कौन सा? सॉल्व. टीक, इट इज मॉडरेटली हार्ड, बहुत हार्ड नहीं है, मॉडरेटली हार्ड है. ड्यूरेबल, ज्यादा दिन तक रहता है. कंस्ट्रक्शन में इसका यूज करते हैं. और शिप बिल्डिंग, शिप यानी जहाज बनाने में, जहाज बनाने में बेसिकली हम हल्की लकड़ियों का यूज करते हैं, ज्यादा भारी ना हो. शिप बिल्डिंग, रेलवे कैरियजेस एंड स्लीपर्स एंड ब्रिजेस, यानी रेलवे में जो कैरियज है, कैरियज ब्लॉक होता है उसको स्लीपर्स में, और स्लीपर्स का भी रेलवे में स्लीपर्स को भी बनाने में इस्तेमाल करते हैं. पुल बनाने में भी इसका इस्तेमाल करते हैं. सबसे ज्यादा जो ब्रिज से रिलेटेड क्वेश्चन होता है कि रेलवे स्लीपर से रिलेटेड क्वेश्चन होगा वो रेलवे स्लीपर या इसमें अगर रेलवे स्लीपर से पूछे तो आप सॉल्व या देवदार दोनों ऑप्शन में से जो हो उसको लगाएं. ठीक. पलास, इसका देखें, रेयरिंग ऑफ सेलेक्ट वॉर्म, यानी ये जो सेलेक्ट वॉर्म होते हैं उसको उस पे पाला जाता है. इसके नाउ नीम, हम इसको पहले ही कवर कर चुके हैं, मेडिसिनल दवा के लिए इस्तेमाल करते हैं. ब्यूटी प्रोडक्ट्स, फेस वॉश वगैरह, या बहुत अब आ चुका है मार्केट में, फेस वॉश हो गया, क्रीम होता है उसके लिए. ठीक. ब्यूटी प्रोडक्ट्स और इंसेक्टिसाइड, कीटे मकोड़ों को भगाने के लिए खेतों में भी इस्तेमाल करते हैं, घरों में भी इस्तेमाल करते हैं. इंसेक्टिसाइड वो नीम का बना होता है. अगला ट्री है इबोनी. ये सबसे खास ट्री है. ये ऑर्नामेंटल कार्विंग, यानी जो लकड़ी का खूब सुंदर सुंदर बनावट होता है ना, मतलब कि मूर्ति वगैरह, ये आप देखेंगे ऑर्नामेंटल कार्विंग्स में इसका इस्तेमाल करते हैं. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जितना भी बनता है ना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सब इबोनी का है. म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट होगा इबोनी. स्पोर्ट गुड्स, पियानो, कीज एंड कास्केट. देखिए यहाँ पे पियानो, कीज, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और ऑर्नामेंटल कार्विंग, इबोनी, ये बहुत खास ट्री है. ओके. अगर हम अगला बात करें, बेर, कच्चा इसको खाते हैं. ये बोट के रिब्स बनाने में काम आता है, पिछले हमने कवर कर दिया इसको चैप्टर्स में. स्ट्रॉन्ग बेड स्ट्रीट्स में, पिकल और बीवरेज. सैंडलवुड, ये भी कवर अप हो चुका है. सैंडलवुड, चंदन की लकड़ी, सबसे ज्यादा डिमांड है कॉस्मेटिक बनाने में, ऑर्नामेंटल्स और सैंडल ऑयल वगैरह का जो पूरे वर्ल्ड में डिमांड है ना, इसलिए सबसे ज्यादा ये सैंडलवुड खास है. इसी की वजह से मोस्ट डिसीडेड फॉरेस्ट बर्बाद भी हुआ है. आगे देखें, रोजवुड. रोजवुड का यूज फ्लावर बीड्स बनाने के लिए करते हैं. ये डेकोरेटिव वुड्स है. देखेंगे ना आप, लकड़ियों को सूखा लगा देते हैं, ये रेडिश कलर का होता है, देखने में सुंदर लगता है. तो इसके ट्रीज के जो ट्रंक्स वगैरह, मतलब ब्रांचेस होते हैं, उन्हीं को काट के सीधा लगा देते हैं, तो वो भी सुंदर लगता है देखने में. ऑर्नामेंटल, प्लाईबोर्ड्स, वैगन पार्ट्स में इसका यूज करते हैं. ठीक. तो ये कुछ ट्री से यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछता है, इसलिए हमने इसको कवर कर लिया. तो देवदार, साल, टीक और इबोनी ये खास है. बाकी तो आप नीम, सैंडलवुड, रोजवुड को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो एक बार इसको आप जरूर देख के जाएं. यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन होगा नेचुरल वेजिटेशन जब चैप्टर उठाएंगे तो. ठीक है ना. इस चैप्टर में कुछ और इंपॉर्टेंट वर्ड्स हमको देख लेते हैं. फर्स्ट है एफोरेस्टेशन. एफोरेस्टेशन का मतलब प्लांटिंग ऑफ ट्रीज ऑन बेयर लैंड, मतलब आप उस जमीन पे प्लांट को लगा रहे हैं जिस पे पहले से प्लांट नहीं था,
ठीक है ना, जहाँ पेड़ नहीं था आप वहां पेड़ लगा रहे हो, इसको बोलते हैं एफॉरेस्टेशन। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। दूसरा वर्ड है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब ऑलरेडी प्लांट है, आप उसका या तो छटैया कर रहे हो, प्रूनिंग कर रहे हो, या उसको काट लिए किसी यूज के लिए, तो काट के लकड़ी को हटा लेना है, डिफॉरेस्टेशन हो गया। ठीक है, अगला है फार्म फॉरेस्ट्री। फार्म फॉरेस्ट्री खास है। फार्म फॉरेस्ट्री यानी हम उस वहां पे जंगल को इसलिए लगा रहे हैं ताकि उसके प्रोडक्ट्स को बेच करके हम पैसा अर्न कर लें, और जो जंगल हमने लगाया या जो पेड़ हमने लगाया उससे वहां जो जानवर है ना हमारे रियरिंग एनिमल्स, जैसे काऊ हो गया, बफेलो, उनको शेड भी मिलता रहे, या किसी फसल में आपने लगा लिया है उसका बेनिफिट उसको मिलता रहे, और सब मिला के फार्म फॉरेस्ट्री में हम उन फॉरेस्ट या ट्रीज को लगाते हैं जिसको हम बेच के सेलेबल प्रोडक्ट्स हम उससे ऑब्टेन कर सकें। ठीक है ना। फिर इसके बाद लास्ट है आपका रिफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन का मतलब पेड़ था वो आपने काट के हटा लिया, अब उस जमीन पे आप फिर दोबारा से नया पेड़ लगा रहे हो, दिस इज रिफॉरेस्टेशन। तो ये 4 वर्ड से बार बार क्वेश्चन पूछा है, एमसीक्यू में क्वेश्चन होगा। ठीक है ना। तो ये एफोरेस्टेशन प्लांट लगाना हो गया, डिफॉरेस्टेशन काटना हो गया, नेगेटिव है ये। फार्म फॉरेस्ट ये भी पॉजिटिव, रिफॉरेस्टेशन ये भी पॉजिटिव, तो ये नहीं होगा ऑप्शन में, याद रखेंगे आप। ठीक, तो एक बार ये था इंपॉर्टेंट ट्रीज एंड देयर यूज, देवदार, साल, टीक, पलाश, नीम, एबोनी एंड बेर। आप इसको एक बार जरूर देख के जाए, इसमें जो खास है उसको मैंने अंडरलाइन कर दिया है रेड इंक से। ऑर्नामेंटल कार्विंग, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, शिप बिल्डिंग, प्लैंकिंग, रेलवे स्लीपर्स, ये हो गया डेकोरेटिव पर्पस एंड ऑर्नामेंटल प्लाईवुड्स। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।